सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट प्लेटफॉर्म। तो लास्ट क्लास में हम लोग BHU का प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे अप टिल क्वेश्चन नंबर 100। BHU 2016 का क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 100 तक कवर अप हो गया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 101। इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू अंडरगो फ्री रेडिकल एडिशन टू एन एल्कीन। यानी कि यदि हम लोग के पास एक एल्कीन है, एक सिंपल एल्कीन लेते हैं, उसके साथ यहाँ पर हम लोग को क्या ऐड करना पड़ेगा जिससे जो हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है HF, HCl, HBr एंड HI। तो ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था एक बार, एंटी मार्कोव-निकोव रूल, जहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते थे, HBr एंड पेरोक्साइड। जब हम लोग इसे यूज़ करते थे तो वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता था। तो इसी कारण हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज HBr। तो ये किससे जाता था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। ठीक है, तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज HBr। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व्स एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम। इनमें से कौन से रीअरेंजमेंट में हम लोग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम मिल सकता है। तो इसके लिए यदि हम लोग ये जो सबसे पहला रिएक्शन है बेयर विलेजर रीअरेंजमेंट, तो इसका यदि हम लोग मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले हम लोग के पास कीटोन होता है लाइक CH3 CO CH3 प्लस यहाँ पर यदि इसको हम लोग एसिडिक मीडियम में ट्रीट करें H+ के साथ, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है CH3। ये यहाँ पर क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर से प्रोटॉन को लेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा OH और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पर एक CH3, फिर यहाँ पर आपके पास क्या रहता है, हम लोग के पास एक पेरोक्साइड रहता है लाइक दिस वन, ये एक पेरोक्साइड बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ पर COCH3। फिर यहाँ पर फर्दर रिएक्शन होता है, वो कैसा होता है, इस यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, इस लोन पेयर से ये यहाँ पर अटैक करता है, तो यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, और फिर फर्दर यहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है, इधर CH3 है, इधर कार्बन है, और यहाँ पर बन जाएगा एक OH, और यहाँ पर एक हम लोग का CH3 था पहले से, और इधर ये नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है दैट इज O, और एक और पेरोक्साइड लिंक के साथ एक और O, देन CO और CH3। फिर इसको हम लोग जब फर्दर ट्रीट करेंगे तो ये कैसा फॉर्म करेगा, दिस विल फॉर्म लाइक, यहाँ से इसका कैसा रिएक्शन होगा, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इस लोन पेयर से इस पर अटैक करेगा, तो ये CH3 बॉन्ड उठकर इधर माइग्रेट करेगा, और ये वाला पेरोक्साइड बॉन्ड था ये टूट जाएगा। तो इससे हम लोग को एक कैसा प्रोडक्ट मिल सकता है, यहाँ पर ये CH3, ये डबल बॉन्ड O, ओके, देन यहाँ पर OCH3, अच्छा यहाँ पर एक हाइड्रोजन था तो ये पॉजिटिव, प्लस एक हम लोग को ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CO O- एंड CH3। तो इस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो कंडीशन है, इस यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि ऑक्सीजन जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसीलिए हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बेयर विलेजर रीअरेंजमेंट। So ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, इनमें बताया गया कि इन तीनों को हम लोग को बेसिसिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो बेसिसिटी यानी कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। ठीक है, ये लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा मतलब जितने अच्छे से कोई एटम लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा उतना ही वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो सबसे पहला है NH3। NH3 के पास क्या है, NH3 के पास एक लोन पेयर है, इस लोन पेयर को ये इजीली डोनेट कर सकता है, तो ये बेसिक तो है। नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास,
CH3NH2। CH3NH2 में क्या है, इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन कंपेयर टू NH3 इसमें क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है जो कि इस पर +I इफेक्ट लगा सकता है, जिसके कारण से इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन का, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ यानी कि इसका बेसिसिटी दैट विल इंक्रीज। अब हम लोग लेते हैं ये वाला नेक्स्ट कंपाउंड। क्या है हम लोग के पास, CH3 N+ और NO3-, यानी कि ये एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 3 CH3 ग्रुप है और एक इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और एक है यहाँ पर NO3-। ठीक है, NO3- का स्ट्रक्चर यदि आपको नहीं पता है तो वो कुछ ऐसा होता है, इधर नाइट्रोजन है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज और एक ऑक्सीजन के साथ इसका कोऑर्डिनेट चार्ज। ओके, सो इस पर यदि आप देखेंगे तो ये तो है हम लोग का क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसके पास, नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, पर यहाँ पर 4 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये बॉन्ड बना ही चुका है 3 के साथ, तो इसके पास लोन पेयर तो इसके पास नहीं है। ठीक है, लोन पेयर इसके पास नहीं है। सिमिलरली यदि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस नाइट्रोजन के पास भी कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि उस लोन पेयर को तो इसने ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिखेगा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है हम लोगों के पास, इस ऑक्सीजन के पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से मे बी ये डोनेट कर सकता है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि कंपेयर टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा दैट इज, सबसे पहला आएगा CH3NH2, नेक्स्ट आएगा NH3, और उसके भी बाद आएगा CH3 4 N+ NO3-। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज B > A > C, BAC। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। बेकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ। बेकेलाइट का फॉर्मेशन, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर मतलब ये हम लोग 11th-12th से इसे हम लोग पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो बेकेलाइट का जो फॉर्मेशन होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ फेनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि ये जो फेनॉल है, ठीक है, फेनॉल और प्लस यहाँ पर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड देंगे। ओके, फिर यहाँ से फिर हम लोग के पास बेकेलाइट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये पॉलीमर का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, इसका IUPAC नेम बताना है, तो यानी कि BHU के क्वेश्चंस में IUPAC का भी क्वेश्चंस पूछता है। ओके, सो इस कंपाउंड को यदि हम लोग अच्छे से लिखेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोग के पास एक कार्बन, उसके पास एक फ्लोरीन, इधर हम लोग के पास है एक CH3, नीचे भी हम लोग के पास है एक CH3, फिर इधर है हम लोग के पास CO मतलब C+O और एक CO, यानी कि ये एक एस्टर टाइप का ग्रुप बन रहा है। इधर है हम लोग के पास एक कार्बन जिसके साथ है एक हाइड्रोजन, एक CH3 और एक और CH3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को मेनली ऐसे एस्टर के 2 ग्रुप्स दिख रहे हैं। ओके, सो इसका जो नाम होगा IUPAC नेमिंग। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ से ऑप्शन भी आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, ये जो आइसोप्रोपाइल, ऐसा नाम कभी होता ही नहीं है IUPAC में। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया है। ओके, अब इसका हम लोग देखिए नाम देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिखेगा, देखिए मिथाइल प्रोपेनोइट। ओके, ये जो हम लोग का बनेगा, ठीक है, इसका IUPAC नेमिंग कुछ ऐसा होगा। इस पर यदि हम लोग नंबरिंग करना चाहे दैट वुड बी, इस कार्बन को मिलेगा 1, ये 2 और ये 3। ठीक है,
ये आ गया। और इस 2 पोजीशन पर हम लोग को क्या दिख रहा है, 2 पोजीशन पर हम लोग को दिखेगा एक है फ्लोरीन और एक है मिथाइल, यानी कि 2 फ्लोरो 2 मिथाइल और ये 3 कार्बन है, इसीलिए प्रोपानोएट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को 2 ग्रुप्स मिलेगा। देखिए, एक तो आपके पास ये वाला ग्रुप आ जाएगा, एक आपके पास ये वाला ग्रुप आ जाएगा। ओके, सो इसका नंबरिंग कैसा करेंगे, इसको यदि आप ऐसे नंबरिंग देते हैं 1 प्राइम 2 प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ये आपका 1 पोजीशन पर है। ठीक है ना, तो इसका नेमिंग कुछ ऐसा होगा 1 मिथाइल 1 मिथाइल, ये इसका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और ये वाला ग्रुप क्या है, इथाइल। ठीक है, तो 1 मिथाइल इथाइल 1 मिथाइल इथाइल। नेक्स्ट, अब हम लोग इसका काम हो गया, तो इस पर आते हैं। इस पर देखिए क्या है, 2 पोजीशन पर एक फ्लोरीन है और एक CH3 ग्रुप है। सो यहाँ पर आएगा 2 फ्लोरो 2 मिथाइल 2 फ्लोरो 2 मिथाइल प्रोपानोएट, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन थे। ठीक है, तो इससे हम लोग को एक आइडिया लग गया। ओके, सो हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज दिस वन। अच्छा, इसे यदि आप, अब इसका छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। यदि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको यदि ध्यान से आप इन चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में आइसोप्रोपाइल, ऐसा कभी नाम हो नहीं सकता IUPAC में। ओके, सेकेंड ऑप्शन में देखिए, थर्ड ऑप्शन में देखिए, थर्ड ऑप्शन में फिर से आपको क्या दिख रहा है, आइसोप्रोपाइल, ये भी नाम हो नहीं सकता, तो थर्ड ऑप्शन भी गया। सेकेंड और फोर्थ बचा है। सेकेंड में क्या दिया हुआ है, देखिए फ्लोरो ब्यूटाइरेट करके भी कभी हो नहीं सकता IUPAC नोमेनक्लेचर में, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। ओके, एंड ब्यूटाइरेट यानी कि 4 कार्बन, तो 4 कार्बन तो यहाँ पर है भी नहीं, मतलब ये तो ब्रांचिंग आ गया है, तो ये स्ट्रेट चेन में तो 4 कार्बन है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट है। ठीक है, यदि ऐसे करके भी आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है BHU एग्जाम में। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन कैन ऑल्सो बी ए गुड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स विच फेल टू अंडरगो फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इनमें से कौन से कंपाउंड फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाते हैं। ठीक है, यानी कि वो फेल कर जाते हैं फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन को। ओके, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, पहले तो मैं आपको इन सारे स्ट्रक्चर्स का डायग्राम बना देता हूँ। सबसे पहला है हम लोगों के पास नैप्थलीन। ओके, नैप्थलीन का स्ट्रक्चर कैसा है, 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग के पास पिरिडीन यानी कि बेंजीन की तरह होता है, बस एक कार्बन की जगह एक नाइट्रोजन आ जाता है। ओके, दिस इज पिरिडीन। नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास, एनिलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक बेंजीन रिंग आएगा और ऊपर एक NH2 ग्रुप आ जाएगा, दिस इज एनिलीन। नेक्स्ट है फेनेंथ्रीन। ठीक है, सो फेनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दैट इज, उसमें 3 रिंग होंगे ऐसे करके, फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग और इधर थर्ड रिंग। ओके, सो इसमें यदि हम लोग को फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन करवाना है, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन यानी कि इसमें दो तरीके के रिएक्शन होते हैं। एक होता है हम लोग के पास फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, और सेकंड होता है हम लोग के पास फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक, एल्काइलेशन में हम लोग ऐसा ग्रुप ऐड करते हैं जैसे कि CH3Cl। एसाइलेशन में हम लोग ऐसा ग्रुप ऐड करते हैं जैसे कि मे बी CH3COCl। ठीक है, CH3COCl। ओके, सो क्या होता है, यदि हम लोग नैप्थलीन के साथ यदि इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो ये शो करेगा, और यदि हम लोग एंथ्रासीन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये शो करेगा। यानी कि बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसको बेंजीन के तौर पर दिखा देता हूँ एज एग्जांपल विद बेंजीन। तो बेंजीन के पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, तो इसके साथ यदि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर CH3CO
Cl लेते हैं, यहाँ पर FeCl3 लेते हैं। तो ये रिएक्शन अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका एसाइलेशन हो जाएगा। इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन था उसके जगह पर अब क्या आ जाएगा, COCH3 ग्रुप आ जाएगा, यानी कि इसका एसाइलेशन हो गया है। तो ये हम लोग नेफ्थलीन और एंथ्रासीन के साथ कर सकते हैं, मगर यदि हम लोगों ने इसे ट्राई किया विथ पिरिडीन या फिर एनिलीन, ठीक है, इन केसेस में क्या होता है, देखिए CH3 CO Cl, यहाँ पर भी क्या है CH3 CO Cl, ओके। सो यहाँ पर क्या होता है, इस नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट होता है लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट होता है लोन पेयर। तो ये लोन पेयर जाता है अटैक करने, ना कि ये वाला बॉन्ड टूटता है। ये जो बॉन्ड का ब्रेकिंग होता था ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके पास लोन पेयर अवेलेबल ही है। तो लोन पेयर अटैक कर सकता है इजीली, क्योंकि एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होगा काफ़ी, ठीक है। तो इसी के लिए मतलब यहाँ से ये एल्कीन अटैक करेगा या फिर यहाँ से ये नाइट्रोजन अटैक करेगा, तो नाइट्रोजन प्रीफर कर जाता है अटैक में। तो यहाँ पर क्या होता है, ये नाइट्रोजन यहाँ से अटैक करेगा, तो जो प्रोडक्ट हम लोग का फॉर्म होगा उसमें इस नाइट्रोजन के साथ ये वाला ग्रुप आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का जो नाइट्रोजन था इसके साथ यहाँ पर CH3 ग्रुप आकर ज्वाइन हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में भी वैसा ही होगा, इस एनिलीन का नाइट्रोजन अटैक करेगा तो यहाँ पर भी ऐसे ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, लाइक NH CO CH3, ठीक है। तो इसी कारण से ये दोनों फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देते, चाहे एल्काइलेशन हो चाहे एसाइलेशन हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पिरिडीन एंड एनिलीन, यानी कि 2 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट अल्कलॉइड पिपेरिन, ठीक है, अल्कलॉइड पाइपेरिन। तो इसमें से इसमें से क्या देखना है, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, इस पर फोकस करना है। फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पिपेरिन जो होता है वो हम लोग कैटेकॉल से प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। पिपेरिन जो होता है वो हम लोग कैटेकॉल से प्रिपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, ठीक है। तो पिपेरिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, थोड़ा सा इसका लंबा स्ट्रक्चर है जो कि कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर है हम लोग के पास एक 6 मेंबर्ड रिंग जहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फिर यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, देन यहाँ पर फिर से एक बेंजीन रिंग, ओके। इसके साथ एक और रिंग फ्यूज्ड है, एक 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूज्ड है, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है किसका, दिस इज फॉर पाइपेरिन, ओके। ये पाइपेरिन का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग के पास देखिए 2 ऑप्शन तो इसी से कैंसल आउट हो जाएंगे। ऑप्शंस क्या किए थे हम लोग के पास, दिस मॉलिक्यूल हैज मिथिलीन डाइऑक्सी ग्रुप, ठीक है, तो ये वाला भी करेक्ट है, एंड इट इज सेकेंडरी एमाइड, ठीक है, तो ये आपको दिख ही रहा है, ठीक है, कि ये सेकेंडरी एमाइड ग्रुप है यहाँ पर, ओके। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैटेकॉल, ओके। कैटेकॉल से हम लोग इसे प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पॉलीमराइजेशन ऑफ द मोनोमर, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। दिस इज फ्रॉम पॉलीमर केमिस्ट्री। आमतौर पर पॉलीमर केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, अराउंड 1-2 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पर स्टिल यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस। सो टेफ्लॉन है, मतलब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 11th-12th लेवल का केमिस्ट्री है। तो टेफ्लॉन में क्या होता है, मोनोमर उसका CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है, इसका मोनोमर होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। तो इसका जब पॉलीमराइजेशन करेंगे आप, ठीक है, CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है, इसका N
इसका n मॉलिक्यूल्स लेंगे, फिर इसका यदि हम लोग पॉलीमराइजेशन करते हैं, ठीक है, पॉलीमराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, इसका पॉलीमर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, वो होगा ऐसा, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज टेफ्लॉन, दिस इज नोन एज टेफ्लॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट, स्टीरियोकेमिकली कंट्रोल्ड पॉलीमर्स कैन बी मेड बाय पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग, ठीक है, स्टीरियोकेमिकली कंट्रोल्ड पॉलीमर्स, यानी कि जो हम लोग पॉलीमर बनाएंगे उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होगा वो डिजायर्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा, किसी एक पर्टिकुलर स्टीरियोकेमिस्ट्री का हम लोग को मिल सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो करेक्ट आंसर है, यदि हम लोग को स्टीरियोकेमिकली कंट्रोल्ड पॉलीमर बनाना है तो उसके लिए हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, ठीक है, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म से ही आपको एक बहुत ही फेमस नाम तो पता ही होगा, दैट इज जिगलर-नाटा। ओके, सो जिगलर-नाटा, इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला था फॉर दिस मैकेनिज्म, ठीक है। सो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट वगैरह के बारे में आपने सुना ही होगा। सो यदि हम लोग को स्टीरियोकेमिकली कंट्रोल्ड पॉलीमर्स बनाने हैं जो कि इन लोगों ने बनाया था, सो दैट विल प्रोसीड वाया कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट 110 क्वेश्चन नंबर, which of the following can be classified as a dye from xanthane group। ये क्वेश्चन इट इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग को BHU में पढ़ाया जाता है इन सेमेस्टर 4, और ये क्वेश्चन है फ्रॉम डाइस, ठीक है, ये डाइस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। या तो ये आपको पता होगा या तो ये आपको नहीं पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, xanthane ग्रुप का, दैट इज फ्लोरेसिन, ठीक है। तो ये कौन सा, इसका आंसर क्या है, फ्लोरेसिन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है कई बार, तो इसको अच्छे से देख लेना। और भी जो अलग अलग और भी जो डाइज होते हैं जैसे इंडिगो या मैलेचाइट ग्रीन, ये कौन से ग्रुप के होते हैं वो सब भी आप देख लेना, ठीक है। तो डाइज वाला चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो इसमें से क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कम मेहनत में मार्क्स मिल सकते हैं अच्छा खासा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, अरेंज द कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यदि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है ना, तो इस केस में इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा। इस केस में क्या होता है, यदि हम लोग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है, यानी कि बेंजीन रहेगा, एक बेंजीन रिंग रहेगा, इसके साथ में भी एक जी ग्रुप है, इसके साथ हम लोग को एक इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करवाना है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल, और बेंजीन एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो क्योंकि बेंजीन को न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना है, यानी कि बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, तभी ये अटैक कर सकता है, ठीक है। अच्छा, और जो ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक वाला, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका रेट प्रोपोर्शनल होता है टुवर्ड्स, मतलब दिस इज प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। तो यदि सपोज कि ये वाला जो जी ग्रुप है, यदि इसमें प्लस आई होता है या फिर प्लस एम या प्लस आर होता है, तो इस केस में ये इस रिएक्शन को, यानी कि इसका जो रिएक्टिविटी है, ठीक है, इसका जो रेट है उसको इंक्रीज करेगा। मगर यदि ये ग्रुप्स माइनस आई है या माइनस एम या माइनस आर है, तो इस केस में ये जो रेट है रिएक्शन का उसको ये डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो अब हम इनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। सबसे पहला यदि हम लोग देखेंगे जो हम लोग का है, दैट इज CH3 है, सारे हाइड्रोजन है, तो इसमें ना तो प्लस आई, ना तो माइनस आई, ना तो प्लस एम, ना तो माइनस एम, कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग CH2Cl, ठीक है। CH2Cl यानी कि एक क्लोरीन एटम है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से
-I दिखा सकता है, ठीक है। इसमें एक क्लोरीन एटम है। नेक्स्ट यदि इसमें देखेंगे सी में, तो इसमें क्या है, CHCl2 ग्रुप अटैच्ड है, तो यानी कि इसमें 2 क्लोरीन एटम्स हैं, यानी कि इसका जो -I है वो और भी ज़्यादा होगा। और इसके बाद यदि हम लोग देखेंगे फर्स्ट मॉलिक्यूल में, तो इसमें क्या है कि Cl3 है, ठीक है, CCl3, तो इसमें 3 Cl है, 3 क्लोरीन एटम है, यानी कि इसका -I बहुत ही ज़्यादा होगा। बहुत ही ज़्यादा होगा तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ कर लेगा, यानी कि फिर रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, तो ये लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा, ज़्यादा अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा इस इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर हम लोग का जो रेट बनेगा, तो उसमें क्या होगा, देखिए जो 3 Cl है, ठीक है, इसमें हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है, यानी कि जो सबसे पहला होगा दैट इज CH3, CH3 से कम होगा किसमें, CH2Cl में, उससे कम होगा किसमें, CHCl2 में, और उससे भी कम होगा किसमें, CCl3 में। और ये सब हम लोग किसके बेसिस पर कर रहे हैं, ऑन बेसिस ऑफ -I इफेक्ट, ठीक, ऑन बेसिस ऑफ -I इफेक्ट। तो हम लोग का सीक्वेंस क्या रहेगा फिर, B ग्रेटर देन D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A, ठीक है। तो BDCA, दिस इज द सीक्वेंस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन रिंग, ठीक है। इसमें से क्या देखना है, कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होगा। देखिए 2 तरीके के ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है, जो ये बेंजीन रिंग के साथ एक जो G ग्रुप है मे बी, तो ये 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो वो मेटा डायरेक्टिंग हो सकता है या फिर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये कब होगा, कब मेटा होगा, कब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, इसके लिए आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। मे बी सपोज ये हम लोग का बेंजीन रिंग है और इसके साथ जो ये G ग्रुप है, ठीक है, अच्छा बेंजीन रिंग को मे बी ये हम लोग का बेंजीन रिंग, ये हम लोग का बेंजीन रिंग है। यहाँ पर हम लोग के पास G ग्रुप है। G ग्रुप के पास यदि लोन पेयर है और वो यहाँ पर डोनेट करता है, तो ये रिंग में ऐसा ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो यदि ये G ग्रुप ऐसा डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, यदि उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो रिंग को डोनेट करने के लिए, तो इसका यदि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद आप इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड देखेंगे, तो वो कुछ ऐसा होगा कि ये जो हम लोग का ऑर्थो और पैरा पोजिशन है, ठीक है ना। ऑर्थो पोजिशन मतलब ये G ग्रुप है, G ग्रुप से रेस्पेक्ट में 2, 4 और 6 पोजिशन, ठीक है। तो ये आपका है ऑर्थो, ये पैरा और ये भी है ऑर्थो पोजिशन। तो इन पोजिशन में, ठीक है, इन पोजिशन में क्या हो जाएगा, आपके पास एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। इन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यानी कि इन पोजिशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई होगा, यानी इन पोजीशन से अटैक हो सकता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। तो इन पोजीशन से इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक हो सकता है, यानी कि जो हम लोग का सब्स्टिट्यूशन होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ही सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। मगर यदि हम लोग यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप लेते हैं, ठीक है, मे बी सपोज यहाँ पर हम लोग एक ग्रुप लेते हैं G जो कि अटैच्ड है एक ग्रुप A के साथ, तो यदि इस केस में क्या होता है कि ये वाला जो रिंग का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यदि वो G ग्रुप के पास जा रहा है, ठीक है, यदि इस रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी G ग्रुप के पास जा रहा है, शिफ्ट होकर, यानी कि तब रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा। और यदि हम लोग उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखेंगे, तो उसमें क्या होगा, ये जो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस है, ठीक है, इनमें क्या होगा, एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का एक क्रिएशन होगा, ठीक है। तो यानी कि इन ऑर्थो पैरा पोजिशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही घट जाएगा, ठीक है। ऑर्थो पैरा पोजिशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, और इसके कारण क्या होगा, मतलब किसी एक का यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है, देन दूसरे का
तो बिकॉज ऑर्थो पैरा ग्रुप्स पर इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसी कारण से मेटा ग्रुप्स पर यानी कि मेटा पोजिशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, यानी कि जो अब इलेक्ट्रोफाइल है उस पर इस मेटा पोजिशन से अटैक होगा, ये फेवर करेगा। सो अब हम लोग को ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे और कौन मेटा डायरेक्टिंग होंगे। तो ग्रुप से हम लोग के पास एक है CONH2, यानी कि ये हम लोग के पास CO, इधर है NH2, और कौन कौन से ग्रुप हैं, और हम लोग के पास NHCH3, NHCOCH3, इधर है हम लोग के पास NHCH3 और NHCOCH3, और इधर है हम लोग के पास एक और ग्रुप दैट इज N+CH3 होल 3, यानी कि ये क्वाटरनरी सॉल्ट है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इधर Me ग्रुप्स है। तो यदि अब इनका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, लेट सपोज NHCOCH3 है, इसका यदि हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर है हम लोग के पास NH, इधर है CO, इधर है CH3, ठीक, ये हम लोग का बेंजीन रिंग है। तो इस केस में क्या होगा, ये यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अपना रेजोनेंस करेगा, ठीक है। तो ये एक केस हो गया। अच्छा, इधर यदि हम लोग देखते हैं NHCH3, यानी कि ये यहाँ पर NH और CH3 है, तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है दैट इज अवेलेबल फॉर डोनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये यहाँ से डोनेट करेगा, ये यहाँ से आएगा, तो यहाँ ये वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, यानी कि जो हम लोग का सेकंड ऑप्शन है, जो हम लोग का B है दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि कभी कहीं भी यदि हम लोग को B दिखा सो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो हम लोग का आंसर में नहीं रहेगा, ठीक है। B क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये नहीं होना चाहिए जो कि इस ऑप्शन पर है, तो ये नहीं होगा। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, देखिए यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ इधर है CO, इधर NH2, ठीक है, NH2। यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ से डबल बॉन्ड इसके पास आएगा, ठीक है, और ये यहाँ से नेगेटिव चार्ज बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ से शिफ्ट होने लगता है डबल बॉन्ड, यानी कि ये है आपका मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है, ये आपका मेटा डायरेक्टिंग है। सो ए जो होगा हम लोग का, वो हम लोग का सही आंसर है, ठीक है, ये वाला ए सही है, यानी इसमें ए है ये सही होगा, इसमें ए है ये सही हो सकता है, इसमें ए नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें जो जैसे था, ये यहाँ पर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस करेगा, लेकिन साथ ही में ये यहाँ से डोनेट भी कर सकता है, तो ये फिर से यहाँ से रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, लेकिन इसके जितना नहीं मगर बढ़ाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ओके, नेक्स्ट ये वाला जो है दैट इज यहाँ पर क्या है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर इसके पास 3 मिथाइल है, ठीक है, और यहाँ पर है इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, जिसके कारण भी क्या होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, जिसके कारण भी क्या होगा, ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के तौर पर एक्ट करेगा, ठीक है। सो हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड डी, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ओके, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, इन द रिएक्शन सीक्वेंस, ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है, ओके। यहाँ पर नैप्थलीन का एक रिएक्शन करवाया जा रहा है जिसका हम लोग को एंड प्रोडक्ट पूछा गया है, ठीक है।
सो ये वाला रिएक्शन भी हम लोग को करवाया जाता है बीएचयू में ही, ये हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, नेफ्थलीन है, ठीक है, इसको मैं अच्छे से ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये है हम लोगों के पास नेफ्थलीन, ठीक, ये हो गया नेफ्थलीन। इसको हम लोग पहले ट्रीट करते हैं एयर एंड V2O5, एयर एंड V2O5 के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, दैट इट इज एक बेंजीन रिंग, और यहाँ पर आपके पास फॉर्म होता है ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि दिस इज एक एनहाइड्राइड फॉर्म होगा। ओके, फिर इसके बाद जब हम लोग इसे ट्रीट करते हैं विथ NH3, ठीक है, NH3 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पर स्प्लिटिंग होगा। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पर स्प्लिटिंग होगा और ये एमोनोलिसिस टाइप का होगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास NH2, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास H, यहाँ पर H+, यहाँ पर NH2-। ठीक है, एमोनोलिसिस टाइप का कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, फिर एक बेंजीन रिंग है और इधर आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड O NH2 यानी कि एक अमाइड, और नीचे आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा COOH यानी कि एक एसिड। फिर इसके साथ आप फर्दर किससे ट्रीट करते हैं, NaOCl और यहाँ पर है OH-। ठीक है, तो यहाँ से अल्टीमेटली हम लोग के पास क्या फॉर्म होगा, ठीक है, ये जो अमाइड है अब ये किसमें चेंज हो गया है, अब ये चेंज हो गया है NH2 में, यानी कि अमीन ग्रुप में अब ये चेंज हो गया है और ये वाला COOH है। ओके, सो जो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट वो क्या है, दैट इज ये वाला, यानी कि एक बेंजीन रिंग रहेगा। ठीक है, एक बेंजीन रिंग और उसके साथ रहेगा हम लोग के पास एक अमीन ग्रुप और एक COOH ग्रुप। ठीक है, सो अभी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का जो प्रोडक्ट Q है उसमें क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए अमीन ग्रुप, एक होना चाहिए COOH ग्रुप। ठीक है, तो ये सब देखिए, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी एक बार हम लोग का फॉर्म हुआ है, ये प्रोडक्ट भी एक बार हम लोग का फॉर्म हुआ है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट यही फॉर्म हुआ है, ये तो कभी भी नहीं फॉर्म हुआ है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, which reactive intermediate is involved in the following reaction। ठीक है, इनमें इस रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है ना, तो यानी कि ओवरऑल हम लोग को रिएक्शन क्या बताया है, 2-मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ब्यूटेन ये आ गया, ब्यूटेन 1 2 3 4, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, 2-मिथाइल ब्यूटेन, इसको जब हम लोग ट्रीट करते हैं विथ Br2 एंड HNu तो यहाँ पर हम लोग का क्या फॉर्म होता है, 2-ब्रोमो 3-मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि ये कुछ ऐसा फॉर्म होगा, 2-ब्रोमो 3-मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब इसका IUPAC में ध्यान दीजिएगा कि ये मिथाइल ग्रुप का कुछ शिफ्टिंग नहीं हुआ है, मगर ये Br ग्रुप आया है, तो अब मतलब पहले जो हम लोग का नंबरिंग था वो यहाँ से हम लोगों ने नंबरिंग किया था, ये अब मगर क्योंकि ये Br ग्रुप है इसीलिए हम लोग यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो इस केस में इंटरमीडिएट कौन सा फॉर्म होगा, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर है HNu यानी कि ये फ्री रेडिकल के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर्म होगा। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एक जो रेडिकल फॉर्म होगा वो एक इंटरमीडिएट के तौर पर एक्ट करेगा, इसका एक रेडिकल फॉर्मेशन होगा। सो वो रेडिकल कौन सा फॉर्म होगा, देखिए रेडिकल इसमें जो मोस्ट स्टेबल टाइप का रेडिकल होगा दैट इज ये वाला जो 3 डिग्री का रेडिकल है। ठीक है, एक टर्शियरी रेडिकल हमेशा फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये HNu दिया हुआ है। फिर से यहाँ पर कार्बोकैटायन तो नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन 4 भी कैंसिल आउट, ऑप्शन 3 भी कैंसिल आउट। अब सेकेंडरी रेडिकल और टर्शियरी रेडिकल में ये टर्शियरी रेडिकल फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने का है कि सेकेंडरी रेडिकल नहीं फॉर्म होगा बल्कि टर्शियरी रेडिकल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, इसमें क्या है, the number of chiral carbon atoms present in D-glucopyranose। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है मगर उसका पायरानोज फॉर्म में। ठीक है, तो वो और डी ग्लूकोज है। ठीक है, एल ग्लूकोज नहीं, डी ग्लूकोज है।
तो हम लोग को सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। एक तो पायरेनोज रिंग रहेगा जो कि 6 मेंबर्ड का रिंग होता है, ठीक है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा, एक यहाँ पर 6 मेंबर्ड का रिंग फॉर्मेशन होगा, ओके। और ये क्या है यहाँ पर OH, ठीक है। अल्फा बीटा यहाँ पर नहीं बोला गया तो कोई भी हम ले सकते हैं, ठीक है। OH इधर भी है, OH इधर क्या है, फिर OH और इधर क्या होता है, एक CH2OH होता है, और इधर क्या होता है CH2OH और इधर H होता है। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कितने कायरल कार्बन एटम्स हैं। अच्छा, कायरल एटम यानी कि सपोज ये हम लोग का एक ग्रुप है A, ठीक है, ये हम लोग का सेंट्रल एटम है, इसके साथ चारों ही अलग अलग ग्रुप्स ऐड होने चाहिए, ठीक है। यदि कोई भी 2 ग्रुप सेम हो गए तो वो कायरल नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो वाला सेंटर कायरल सेंटर नहीं कहलाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर क्या देखना कि कौन से कार्बन एटम्स कायरल है। तो सबसे पहला जो ये हम लोग को दिख रहा है CH2OH, यहाँ पर क्या है H2 है, यानी कि ये 2 हाइड्रोजन सेम है ना, यानी कि ये H और ये OH है, यहाँ पर भी कोई एक R ग्रुप है, तो ये 2 हाइड्रोजन सेम है, यानी कि ये कायरल नहीं है, ठीक है, तो ये कायरल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा देखिए यहाँ पर इस वाले कार्बन पर देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ से आप जाएंगे तो एक ऑक्सीजन मिलेगा, यहाँ से आप जाएंगे तो एक कार्बन मिलेगा, यानी कि 2 अलग अलग ग्रुप है, तो ये भी कायरल हो गया। इस पर देखेंगे तो हाइड्रोजन और OH, यहाँ से जाएंगे तो सेकेंड मतलब 2 एटम, मतलब जो सेकेंड एटम मिलेगा आपको यहाँ से जाने के बाद, ठीक है, एक कार्बन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन मिलेगा, और यहाँ पर जाने के बाद कार्बन, फिर से आपको कार्बन मिलेगा, तो ये भी आपका एक कायरल कार्बन होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी चारों ग्रुप्स अलग अलग है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखेंगे तो ये वाला क्या है, ये वाला सेंटर, इधर से आप जाएंगे तो एक कार्बन है, इधर से भी जाएंगे तो एक कार्बन है, फिर उसके आगे भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, लेकिन ये कार्बन OH के साथ अटैच्ड है, ये कार्बन CH2OH के साथ अटैच्ड है, यानी कि ये दोनों अलग अलग हो गए। तो इस ये वाला भी जो कार्बन है, ठीक है, ये भी कायरल है। अच्छा, यहाँ इस वाले कार्बन पर देखिए, इधर से आप जाएंगे तो कार्बन फिर ऑक्सीजन, यहाँ पर आप जाएंगे तो कार्बन फिर कार्बन, तो यहाँ पर भी 2 अलग अलग ग्रुप्स हो गए, तो ये वाला भी कायरल है, ठीक है। और हाइड्रोजन और OH तो है ही अलग अलग। नेक्स्ट ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक CH2OH है, एक OH है, एक हाइड्रोजन है, तो ये अलग अलग है, इधर ऑक्सीजन है, इधर कार्बन है, तो चारों ग्रुप अलग अलग है, तो ये भी एक कायरल कार्बन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को फिर अल्टीमेटली कितने सारे मिल रहे हैं, है ना, कायरल सेंटर्स, तो मिल रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, जिनमें से 5 हम लोग के पास कायरल कार्बन होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 5। Okay, next question. Naphthalene undergoes nitration with a mixture of nitric acid, concentrated nitric acid HNO3 and H2SO4 at 50 degree C to give mainly, ठीक है, 50 डिग्री C पर ये कौन सा मतलब रिएक्शन देगा, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर का भी रोल है, ठीक है, यानी कि नेप्थलीन है, और नेप्थलीन को हम लोग नाइट्रेशन करवा रहे हैं, ठीक है, नेप्थलीन का नाइट्रेशन करवा रहे हैं। इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो नेप्थलीन का यदि हम लोग नाइट्रेशन करवाएंगे, यानी कि इस पर हम लोग HNO3 देंगे और इस पर हम लोग H2SO4 देंगे, तो यहाँ पर जो हम लोग का प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज 1 नाइट्रोनेप्थलीन, ठीक है। ये क्या फॉर्म होगा यहाँ पर 1 नाइट्रोनेप्थलीन, ओके, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ये एक बेंजीन रिंग, ये सेकेंड बेंजीन रिंग, ठीक है, और 1 पोजीशन पर NO2, ठीक है। तो ये 1 नाइट्रोनेप्थलीन फॉर्म होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड्स डिहाइड्रोहैलोजिनेशन बाय ए स्ट्रॉन्ग बेस। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, डिहाइड्रोहैलो यानी कि एक हैलोजन यानी कि X और हाइड्रोजन यानी कि H, तो यानी कि HX का एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन। तो और उसी तरीके से डिहाइड्रोहैलोजिनेशन यानी कि -HX हो रहा है, इनमें से कौन अच्छे से एलिमिनेशन दे पाएगा, ठीक है। तो हम लोग के पास 4 ऑप्शन है, ठीक, ये सब पेंटेन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है
ठीक है, पहला ऑप्शन है 1 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 2 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है, इस पर यहाँ से भी एलिमिनेशन हो सकता है, यहाँ से भी एलिमिनेशन हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है 3 ब्रोमोपेंटेन, इसका कहीं से भी एलिमिनेशन करवाएंगे दोनों तरफ से तो सेम मिलेगा। नेक्स्ट है 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, यानी कि इसमें 4 है, यहाँ पर एक ब्रोमो, यहाँ पर एक मिथाइल है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब इनमें से बोलना है कि इनमें से यदि हम लोग स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम देते हैं तो कौन से केस में सबसे अच्छे से HX का रिमूवल होगा, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म होगा दिस विल फॉलो E2 मैकेनिज्म, ठीक है, ये E2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ओके, यानी कि ये इसमें जो फिर हम लोग का मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो मतलब इसमें जो हम लोग को जो सबसे फास्ट देगा दैट इज दिस वन, ठीक है, ये हम लोग का बेस्ट देगा। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, ओके। अब यहां से हम लोग इसका एलिमिनेशन करवाएंगे तो इसका प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, इधर आएगा Br और इधर आएगा एक Na, ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180, when aniline is heated with the glycerol in the presence of sulfuric acid and nitrobenzene it gives a quinoline, this reaction is known as, ठीक है, यानी कि आप एक बार रिएक्शन को देख लीजिए, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एनिलीन इज हीटेड विथ ग्लिसरॉल। सबसे पहले हम लोग के पास क्या है, एनिलीन है, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, इसके साथ हम लोग के पास ग्लिसरॉल है, ठीक है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, दैट इज CH2OH, यहाँ पर क्या है CHOH, ठीक है, फिर से यहाँ पर क्या है CH2OH, ओके। इसको जब हम लोग हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, यहाँ पर हम लोग हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, इसके प्रेजेंस में नाइट्रोबेंजीन, तो यहाँ पर हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिलता है, क्विनोलीन, ठीक है, क्विनोलीन भी एक हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी pyridine टाइप का ही है, बस एक बेंजीन रिंग उसके साथ फ्यूज्ड हो जाता है, ठीक है, दिस इज क्विनोलीन। तो ये जो रिएक्शन होता है, ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कौन सा, स्कैरप रिएक्शन, ठीक है, स्कैरप सिंथेसिस, ओके। हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, दिस इज स्कैरप सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180, which of the following conjugated dienes would not react with dienophile in Diels-Alder reaction? Which of the following conjugated dienes would not react with a dienophile in Diels-Alder reaction? ठीक है, यानी कि देखिए Diels-Alder रिएक्शन के लिए हम लोग का क्या कंडीशन होता है, एक होता है हम लोग के पास डाइइन और एक होता है हम लोग के पास डाइइनोफाइल, ठीक है, ये है हम लोग के पास डाइइनोफाइल और एक होता है हम लोग के पास डाइइन। ये जो डाइइन होता है इसका कंडीशन क्या होता है कि ये सिस होना चाहिए, ये सिस होना चाहिए, यदि ये ट्रांस है तो ये शो नहीं करेगा रिएक्शन, ठीक है। तो इस केस में यदि हम लोग देखेंगे, अच्छा तो क्वेश्चन में भी क्या पूछा है, वुड नॉट रिएक्ट, वुड नॉट पर फोकस करना है, तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि सिस ओरिएंटेशन में कौन सा नहीं है, ये कौन सा ओरिएंटेशन में है, सिस में है, ये कौन सा ओरिएंटेशन में है, सिस में है, ये भी कौन सा ओरिएंटेशन में है, सिस में है, मगर इस केस में क्या है, दिस इज इन ट्रांस ओरिएंटेशन, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ट्रांस ओरिएंटेशन। अच्छा, यदि सपोज हम लोग के पास कोई ऐसा स्पीसीज है, ठीक है, ये ट्रांस ओरिएंटेशन में है, तो क्या ये Diels-Alder रिएक्शन नहीं देगा, ये दे सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिंगल बॉन्ड है ये रोटेट कर सकता है,
फ्रीली रोटेट करेगा तो ये यहाँ से क्या बना देगा, वापस से सिस बना देगा, और सिस बनने के बाद फिर ये रिएक्ट करेगा। मगर इस केस में क्या हुआ है, ये एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस केस में ये वाला जो बॉन्ड रोटेशन है, ये वाला बॉन्ड रोटेशन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर रिजिड है, ठीक है। ये बॉन्ड रोटेट नहीं कर पाएगा, दैट्स वाई ये ट्रांस का ट्रांस ही रहेगा, ये सिस नहीं होगा। इसलिए ये वाला जो स्पीसीज है ये हम लोग का रिएक्शन नहीं दे सकता है, डिल-साल्डर रिएक्शन। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स आर मोर एसिडिक देन मिथेनॉल, ठीक है। मिथेनॉल यानी कि मिथेनॉल यानी कि MeOH, यानी कि यह है आपके पास CH2H और इधर OH, ठीक है। अब हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है। ज्यादा एसिडिक है यानी कि यदि हम लोग को एसिडिटी के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, एसिडिटी के लिए, एसिडिक कैरेक्टर के लिए हम लोग को उसका चेक करना होगा कॉन्जुगेट बेस। ओके, सो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी चेक करना होगा, ठीक है। तो एक हम लोग वैसे करके एक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम लोग, अच्छा क्वेश्चन में भी क्या पूछा है, 2 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर मोर एसिडिक देन मिथेनॉल, इसमें से बस कोई 2 ही ज्यादा एसिडिक है मिथेनॉल से, वो कौन कौन से 2 है। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, ये तो स्ट्रक्चर काफी सिमिलर, इसको यदि मैं ड्रॉ करता हूं तो CH2OH और इधर है आपके पास CF3। CF3 ग्रुप आपको पता है ये हाईली माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कैसे होगा, CH2O- और इधर है आपके पास CF3। तो ये यहाँ से क्या करेगा, ये वाला ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, यानी ये जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज स्टेबलाइज्ड, ठीक है, ये स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है। तो ये मोर एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है, ओके, मोर एसिडिक, ठीक। तो ये तो हम लोग का एक आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी होना चाहिए। ऑप्शन डी है, ठीक, ऑप्शन डी है, ठीक, ऑप्शन डी है, ठीक, ऑप्शन डी नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या देखा है, इसमें क्या है देखिए, यदि हम लोग इस वाले स्पीसीज को लेते हैं, इसमें, ठीक, अच्छा, इसमें यदि आप देखते हैं ना तो इसमें थोड़ा दिक्कत, इसको मैं बाद में बताता हूँ, इसको हम लोग पहले लेकर देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर, ये यहाँ पर एक कीटोन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप है। अच्छा, इसको देखकर आपको कुछ याद आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपके पास, ये 2 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, मगर ये जो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है ना ये हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक। क्यों, ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड टाइप का है, ठीक है। इसमें देखिए यदि हम लोग इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, इधर एक देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस नेगेटिव चार्ज को इधर से भी स्टेबलाइजेशन मिलेगा और इधर से भी स्टेबलाइजेशन मिलेगा, दैट्स वाई इट इज हाईली स्टेबल, ठीक है। ये हाईली स्टेबल है एज कंपेयर टू मिथेनॉल, ठीक है, इसीलिए इसका भी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, ओके। सो ये भी जो हम लोग का ऑप्शन है सी, दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें यदि आप देखेंगे तो इसमें ऐसा, यदि यहाँ से कहीं से भी इसमें से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा, ओके। इन दोनों केसेस में ही एज सच, मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये जो उसके बाद नेगेटिव चार्ज यदि यहाँ पर बनेगा या यहाँ पर बनेगा तो ये स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा ज़्यादा, ठीक है। तो दैट्स वाई ये दोनों ज़्यादा एसिडिक नहीं होंगे, बहुत लेस एसिडिक होंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, सीरम इज द फ्लूइड, ठीक है। तो सीरम क्या है, जैसा जो हम लोग का ब्लड होता है, ठीक है, हम लोग का ब्लड होता है, यदि आपको कहीं पर कुछ चोट लग जाता है, मे बी सपोज ये आपका एक नी है,
ठीक है। मे बी सपोज ये आपका नी है, यहाँ पर आपको कुछ चोट आ गया है। सो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर ब्लड आएगा। ठीक है, ब्लड आने के बाद क्या होता है, वहाँ पर क्लॉटिंग हो जाता है, वो ब्लड जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाता है। उस क्लॉटिंग से, ठीक है, उस क्लॉटिंग से जो सेपरेट आउट हो जाता है, वहाँ पर एक लिक्विड पोर्शन रहता है, ठीक, दैट इज सीरम। ठीक है, दिस इज सीरम। क्या होता है, तो जो हम लोग का ब्लड क्लॉट कर जाता है, उसमें से जो पोर्शन क्लॉट नहीं करता है, ब्लड जो उसमें से सेपरेट आउट हो जाता है, दैट इज सीरम। ठीक है, तो सेपरेटेड फ्रॉम क्लॉटेड ब्लड। ठीक है, ये सीरम होता है। नेक्स्ट 122, स्टैंडर्ड एडिशन कैलिब्रेशन। स्टैंडर्ड एडिशन कैलिब्रेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन, ये क्वेश्चन है फिर से एनालिटिकल केमिस्ट्री का। इसमें क्या है, स्टैंडर्ड एडिशन कैलिब्रेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्रिसाइज रिजल्ट या एक्यूरेट रिजल्ट, या टू ओवरकम सैंपल मैट्रिक्स इफेक्ट्स, या टू एनहांस सेंसिटिविटी ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, तो जो ये स्टैंडर्ड एडिशन कैलिब्रेशन होता है, इसके मदद से दिस इज यूज्ड टू ओवरकम सैंपल मैट्रिक्स इफेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट ये हम लोग यूज करते हैं टू रिड्यूस एरर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। इसमें क्या बताया गया, देखिए, एक आपको ऐसा एक कुछ कैलकुलेशन करने दिया है, उसका आपको आंसर भी निकाल के दे दिया है। ठीक है ना, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, आपको कैलकुलेशन कर दिया गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। तो मतलब आप इसको देखकर सोच सकते हैं कि अरे यार, ये तो क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया गया, तब तो इसी को हम लोग ऑप्शन में टिक कर देते हैं, यही सही हो जाएगा। मगर नहीं, ये सरासर गलत है, मतलब गलत हो सकता है, ये नहीं कि ये सही होगा। ठीक है, अब गलत है कि नहीं वो हम लोग को निकालना पड़ेगा, और वो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको हम लोग को निकालना है इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, एक तो आपका ये आंसर आ गया है। अब हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल में ये पता है, ये हम लोग करते हैं, देखते हैं हम लोग इनमें की लोएस्ट अनसर्टेनिटी किस में है। अनसर्टेनिटी कैसे चेक करते हैं, ये जो भी आपको नंबर दिख रहा है ना, सपोज 35.63 है, तो इसको आप लिख दीजिए 3563। यदि 0.581 है, इसको आप लिख दीजिए 581। ठीक है, ऐसे ही करके हर एक नंबर में से डेसिमल पॉइंट को हटा दीजिए, और सबको ऐसे 1 बाई करके चेक कर लीजिए। 1/63, ठीक है, 1/581, 1/5300 और 1/1689। ठीक है, 11689। ठीक है, और एक है ये 1/100। ठीक है ना, अब इन सब में से आपको ये देखना है, ठीक है, कि हाईएस्ट नंबर किस में आ रहा है। ओके, हाईएस्ट नंबर जिसमें आएगा उसको फिर आपको इस आंसर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस आंसर से। तो यहाँ पर हम लोग को देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये वाला जो नंबर है ये हाईएस्ट है। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना इस नंबर को, ये जो नंबर है हम लोगों के पास 88.5470578, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। तो ये हम लोग को, तो इसको डिवाइड कर रहे हैं 100 से, यानी कि आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 0.885470। ठीक है, 578। और इसी नंबर को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1/581 से। ठीक है ना, यदि हम लोग मतलब कि ये जो हम लोग का नंबर है, इसको यदि हम लोग डिवाइड करते हैं 581 से, तो आपका क्या आंसर आएगा, यानी
88.5470 578, इसको डिवाइड करना है 581 से, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा करीब 0.1524, इसके आसपास का आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना रहता है, जिस नंबर का ऐसा हाईएस्ट अनसर्टेनिटी आएगा, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल के अकॉर्डिंग जिस नंबर का अनसर्टेनिटी, सॉरी जिस नंबर पर जैसे ये वाला वैल्यू जिसका हाईएस्ट होगा, है ना, इसका हाईएस्ट है, इसके साथ जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन से प्लेस पर हम लोग को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मिल रहा है डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद हम लोग को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मिल रहा है फर्स्ट डेसिमल प्लेस पर ही, यानी कि हम लोग का जो आंसर है वो भी हम लोग को फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक ही रखना है सीमित, ठीक है। यदि कुछ राउंडिंग ऑफ करना है तो वो भी कर सकते हैं, या तो जो राउंडिंग ऑफ नहीं करने का जरूरत है तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर आपके पास कितना आएगा, 88.5% आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, 88.5%, जो कि इसमें से है नहीं। सो ऐसे करके में भी इसको हम लोग करेक्ट मान सकते हैं, ठीक है, यानी करेक्ट तो यही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द रिजल्ट ऑफ एन एनालिसिस इज 36.97 ग्राम कंपेयर्ड विद द एक्सेप्टेड वैल्यू of 37.06 gram. The relative error in parts per thousand is, ठीक है, यहाँ पर आपको parts per thousand पूछा है, ठीक, क्या पूछा है, रिलेटिव एरर, ठीक है। सबसे पहले आपको जानना है एरर क्या होता है, ठीक है ना। एरर हम लोग कैसे निकालेंगे, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं जो हम लोग का ऑब्जर्व्ड वैल्यू है माइनस एक्सेप्टेड या फिर ट्रू वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 36.97 माइनस 37.06, ये आपको क्या दिख रहा है, ये नेगेटिव है, हाँ हो सकता है, मगर जब हम लोग इसका रिलेटिव एरर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रिलेटिव एरर, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, इस एरर का मॉड ले लेते हैं, ठीक है, ये एरर का मॉड ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय हम लोग अपना ट्रू वैल्यू या एक्सेप्टेड वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास करीब आ जाएगा कितना, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0.09, ओके। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0.09 डिवाइडेड बाई जो आपका ट्रू वैल्यू है दैट इज 37.06, ठीक है ना। ये आपका आ गया किसमें, रिलेटिव एरर नॉर्मल। लेकिन इन पीपीटी, यदि आपको रिलेटिव एरर इन पीपीटी चाहिए तो अब क्या करेंगे आप, 0.09 डिवाइडेड बाई 37.06 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है। जब आप ये करेंगे तब आपका आंसर कितना आएगा, वो आपका आएगा करीब, ठीक है, दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 2.42 के आसपास आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 2.4, ठीक है। मगर रिलेटिव एरर में हम लोग साइन को ओमिट करते हैं, ठीक है, ये मिस्टेक है, ओके। एरर में हम लोग साइन लेते हैं, रिलेटिव एरर में नहीं लेते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स पर ml ऑफ NaCl आर ऑब्टेन्ड इन 0.250 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जो ये हम लोग का 0.025 मोल्स है, ठीक है, NaCl का 0.25, ठीक है, 0.25 मोल्स किसका, NaCl का, ये कितने में प्रेजेंट है, 1000 ml यानी कि 1 लीटर में प्रेजेंट है, ठीक है ना, 1000 ml सोल्यूशन, ठीक है। और NaCl का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर, ठीक है, अच्छा अच्छे से लिख देता हूँ, NaCl का क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, ये कितना है आपको पता होना चाहिए, है ना, इट इज अप्रोक्सीमेटली
कितना होता है 23 प्लस 35.5 करीब करीब ये आपका आ जाएगा 58.5, ठीक है, ग्राम्स पर मोल। अब क्या है, यानी कि एक मोल में यदि हम लोग एक मोल लेते तो उसमें हम लोग को कितना ग्राम्स पर मोल मिलता, 58.5 ग्राम्स पर मोल, ठीक है, इतना मिलता, ठीक है ना, 58.5 मिलता। तब यदि हम लोग के पास ये 0.25 है तब हम लोग को कितना मिलेगा, ये 58.5 इंटू 0.25, यानी कि बस इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 14.6, ठीक है, 14.6 ग्राम्स के आसपास मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल था, सिंपल लॉजिक लगाइए और ये आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज 14.6 ग्राम्स पर ml। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास से। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, और एंजॉय करते रहिए और खूब मेहनत करिए।